हाँ, शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। नादरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ATV गुलबर्गा पर पेश है खुसूसी प्रोग्राम एक मुलाकात। नादरीन, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ शोबा हयात की शख्सियात को आपसे रूबरू करवाते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जिंदगी में जो तजुर्बात और मुशाहदात इन शख्सियात ने हासिल किए हैं वो आपके सामने पेश किए जाए, ताकि आपको इस तरह के मरहले या फिर चैलेंजेस का सामना हो तो रहनुमाई हासिल हो। आज हम आपके रूबरू करवा रहे हैं गुलबर्गा की एक मारूफ शख्सियत इंजीनियर मुश्ताक अहमद साहब। इंजीनियर मुश्ताक अहमद साहब महकमा PWD में खिदमत अंजाम दे चुके हैं। आप 35 साल तक जूनियर इंजीनियर की हैसियत से और 5 साल तक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। अलावा इसके 30 साल से ज्यादा अरसे से आप जमीयत बागबान के जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से भी मिसाली खिदमत अंजाम दे रहे हैं और गुलबर्गा शहर की कई तंजीमों से आप वाबिस्ता हैं। तो आइए हम प्रोग्राम का आगाज गुफ्तगू के जरिए करते हैं। मुश्ताक अहमद साहब, आपका इस प्रोग्राम में खैर मुक़द्दम है, इस्तकबाल है। शुक्रिया जी, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को आप ये बताएं कि आपका खानदानी पस मंजर, फैमिली बैकग्राउंड क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं जी वाले गुलबर्गा की एक बागबान बिरादरी की हैसियत से यहाँ पे मेरे वालिद बुजुर्गार मोहम्मद सिद्दीक साहब, वो भी इंजीनियर थे, उनके यहाँ बड़ा लड़का की हैसियत से पैदाइश लिया। वो 1963 में मेरी पैदाइश हुई और वहाँ से मुसलसिल उर्दू मीडियम से मैंने SSLC कामयाबी हासिल की। उसके बाद डिप्लोमा में मैंने 79 में दाखिला लेते हुए 82 में जो है ना डिप्लोमा फाइनल ईयर पास किया। वहां से मेरी जिंदगी का आगाज शुरू होता है। आपने अपने फैमिली बैकग्राउंड के साथ साथ अपनी इब्तदाई तालीम के बारे में बताया, तो आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ हुई और क्या तजुर्बात आपको सब पेश आए? जी सरमद साहब, मेरी जो पास होने के बाद इमीडिएट मैं तकरीबन 8 दिन के अंदर ही तिम्मापुर, जो रंगमपेट एक मुकाम है सुरपुर तालुका में, वहाँ पे मुझे मालूम हुआ कि दिल्ली यूजस पे नौकरी पे ले रहे हैं। तो इमीडिएटली मेरे डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं वहाँ पहुंचकर वहाँ के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर काड़ा के ऑफिस को मिला। तो उन्होंने मुझे जो है ना डायरेक्ट वर्क चार्ज बेसिस पे राजन कोल्लूर में, जो एक नारायणपुर डैम के करीब एक कैंप है, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग किए और तकरीबन मैंने 8 महीने तक वहाँ पे डेली यूजस पे अपने खिदमत अंजाम दिए। उसके बाद फिर 1983 में जुलाई में मेरा अपॉइंटमेंट जो है ना रेगुलर बेसिस पे PWD में होता है। तो आपने उसके बाद कहाँ पर ड्यूटी की? अब मैं उसके बाद देखिए भीमरायनगुड़ी में तकरीबन 83 से 90 तक ड्यूटी किया हूँ। वो इरिगेशन प्रोजेक्ट कैनाल का, शाहपुर ब्रांच कैनाल का काम था, वहां पे मैंने खिदमत अंजाम दिए। उसके बाद 3 साल केम्बावी में मैंने काम किया 1992-93 तक। वहां पे मुडबाल ब्रांच कैनाल में मुझे काम करने का मौका मिला। जी। फिर उसके बाद 93 से जो है ना 97 तक मेरे को अलन में जो है ना पंचायत राज इंजीनियरिंग सब डिवीजन में काम करने का मौका मिला। फिर उसके बाद 97 से 2000 तक पंचायत राज इंजीनियरिंग सब डिवीजन गुलबर्गा में काम करने का मौका मिला। उसके बाद 2000 ईस्वी से 2015 तक गुलबर्गा PWD सब डिवीजन में मुसलसिल मुझे डेवलपमेंट पे काम करने का मौका मिला। वो मेरी जिंदगी के अहम लम्हात रहे हैं। जी। उसके बाद मैं फिर हाँ जी, बोलिए जी। हाँ, उसके बाद जो है ना मेरा 2018 में जो है ना प्रमोशन होता है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की हैसियत से। पंचायत राज इंजीनियरिंग सर्कल गुलबर्गा में मेरे को टेक्निकल असिस्टेंट की हैसियत से फर्स्ट पोस्टिंग दी गई। वहां पे मैंने 1 साल के करीब काम किया। उस दौरान मुझे एक इत्तेफाक ये हुआ कि वहां पे हमारा जो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर था वो बैकलॉग के पोस्ट पे थे, तो वो लोगों को रिट्रेंच किया गया। तो मुझे 1 महीना सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर की हैसियत से काम करने का भी मुझे मौका मिला, जो मेरी तारीख में और एक जूनियर इंजीनियर की तारीख में एक अपने सुनहरी अल्फाज से लिखने वाली बात है।
उसके साथ बहुत साथ ही मैं काड़गी में भी एक जो है ना 2 साल के लिए काम किया, सब डिवीजन में, पीडब्ल्यूडी सब डिवीजन काड़गी में। और उसके बाद 2.5 साल के लिए मैं जो है ना पीडब्ल्यूडी सेंट्रल चीफ इंजीनियर ऑफिस गुलबर्गा में काम करके वहां से मार्च 2023 में जो है ना रिटायरमेंट लिया। जी, मुझे आपके बारे में पता है कि आपने गुलबर्गा में टेनिस ग्राउंड जी स्टेडियम बनाने के लिए बहुत अहम रोल अदा किया और एक जी चैलेंजिंग वक्त था आपके लिए। और उस वक्त जी के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो धर्म सिंह साहब थे, उन्होंने जी आपको फेलिसिट भी किया था। तो इस बारे जी जी में बताएं। और हाँ सिर्फ जी 40 दिन में वो काम आपने हाँ मुकम्मल जी किया। हाँ। वहाँ पे जो है ना हमारे मल्लिकार्जुन साहब, तो हमारे जी शहर के, हमारे डिस्ट्रिक्ट के माने हुए उस वक्त के लीडर हैं। और जी उन्होंने जब ये तय किया कि गुलबर्गे में इंटरनेशनल ना टूर्नामेंट कंडक्ट किया जाए टेनिस का, तो उस सिलसिले में जब डीसी से मीटिंग हुई तो डीसी के जी पास पीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स को भी बुलाया गया था, जिसमें हमारे एडब्ल्यू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और मैं भी उसमें शामिल था। तो वहां पे डिसाइड किया गया कि 40 से 45 दिन के अंदर ये यहाँ पे टेनिस ग्राउंड बनना है, टेनिस स्टेडियम बनना है, पूरा इनॉग्रेशन के लिए तैयार रहना है। ये चैलेंजिंग वर्क है। तो अल्लाह के फजल से मुझे उस काम के लिए जूनियर इंजीनियर की हैसियत से चुन लिया गया और मैं मुसलसिल 45 दिन तक दिन रात वहां पे रह के स्टेडियम में, गुलबर्गा स्टेडियम के बाजू में मुसलसिल 12 से 13 घंटे वहां साइड पे रह के काम करके मुकम्मिल किया। और सक्सेसफुली हमारे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर एस.एम. कृष्णा साहब ने आके उस प्रोग्राम का वहां पे इफ्तिताह किया। खरगे साहब भी मौजूद थे, हमारे पूरे कायदीन मौजूद थे। उस सिलसिले में मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक चैलेंजिंग काम मैंने अपने मकसद में हासिल करते हुए कामयाब हुआ हूं। तो उसको देखते हुए उस जमाने के डिप्टी कमिश्नर लक्ष्मी नारायण साहब ने, हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर एन धर्म सिंह साहब थे, उनसे हमारी मुलाकात कराई कि ये लोग जो है ना इतना चैलेंजिंग काम हमारी दरखास्त पे जो है ना मुकम्मिल किए हैं, इनको अवार्ड देना चाहिए, इनको ऑनर करना चाहिए। तो उन्होंने हमको अपने घर पे बुला के धर्म सिंह साहब अवार्ड दिए और हमको सम्मान किए थे। वो दिन, वो लम्हात बहुत खुशी के थे, हम वो चीज नहीं भूल सकते। दिन में काम मुकम्मल किया। हाँ, 40 दिन में हमने काम मुकम्मिल किया और तकरीबन उसकी लागत 60 लाख रुपए थी। और एक खास बात ये थी कि ये काम के लिए कोई फंड मुख्तस नहीं था ऑलरेडी, इसके लिए हमको बाद में पैसा लेना था, ये एक स्पेशल बात थी। सिर्फ मेरे को आके लक्ष्मी नारायण साहब बोलते थे, मैं जब भी उनसे एस्टिमेट की बात करता या पैसे की बात करता तो वो बोलते थे आई एम विथ यू, डोंट वरी, यू कंप्लीट द वर्क, आई विल मेक द पेमेंट। तो उस तरीके से वो भरोसे पे मैंने काम किया। फिर उसके बाद वर्क डन एस्टिमेट बना के जब उनके चैम्बर में मैं लेके गया तो उन्होंने एक दिन के अंदर मुझे उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देके चेक इशू करवाया था। वो भी एक बड़े अच्छे लम्हात, एक तारीखी लम्हात रहे। जी जी। आमतौर पर कितना वक्त लगता है इस तरह के काम को करने के लिए? इस तरह के काम को करने के लिए तकरीबन 4 से 5 महीने मिनिमम लगते हैं। हमने आपने जो प्रोग्राम किया, जो कॉन्ट्रैक्टर्स को इन्वॉल्व किया, वो भी हमारे लिए काबिले दीद थे। मुसलसिल रात दिन काम किए वो लोग। हमारे जो डायरेक्शन थी, हमारे ऑफिसर्स के जो भी डायरेक्शंस थे, डेली मैं समझता हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब अगर हेडक्वार्टर में होते तो मेरे साइट पे विजिट करते, शाम के टाइम 5 बजे से 6 बजे तक। तो ये इतने कम वक्त में करने की वजह क्या थी? क्या कोई स्टेडियम में कोई टारगेट फिक्स हो गया था, टूर्नामेंट की डेट इंटरनेशनल लेवल पे फिक्स होने की वजह से वो प्रेशर क्रिएट हो गया था। आपका दूसरा एक और कारनामा जो है वो निजाम के जमाने की जो गुलबर्गा जी अदलिया जी गुलबर्गा कोर्ट की इमारत है उसको आपने रिनोवेशन किया हाँ और जी मेन स्ट्रक्चर जैसे का वैसा रखा। तो उस जमाने बिल्कुल। में देखा कि आपको बहुत सारे उस इमारत में उर्दू के कतबे वगैरह भी मिले थे। तो ये जी, तजुर्बा कैसा था आपका? बहुत बहुत टफ तजुर्बे से गुजरा हूं मैं। वहां पे जब जी वो रिनोवेशन करना होता है, खासकर जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ जब काम करना होता है, बहुत जी बहुत कठिन फैसले लेना पड़ता है और उनको फॉलो करके, उनको सेटिस्फाई करके और वो बिल्डिंग का हेरिटेज को मेंटेन करते हुए हमको जो है ना तमाम सहूलियात
जो रिक्वायरमेंट था जजेस का, एडवोकेट्स का, तो फर्नीचर्स का, उन तमाम लोगों को मेंटेन करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 1.5 करोड़ रुपए की लागत से वो तमाम रिनोवेशन का काम मुकम्मल करके वो ओल्ड कोर्ट बिल्डिंग जो उस वक्त इस्तेमाल में नहीं थी, फिर उसको इस्तेमाल करने के काबिल बना के आज तक भी वो बिल्डिंग इस्तेमाल में है। आज तक भी वो इमारतें वैसी हैं जैसी आपने रिनोवेशन की थी। जी जी इसमें कोई बिल्कुल। मुतअद्दिद बार मुशाहिदा किया, देखा है मैंने जी। जी जी और अपने गुलबर्गा एयरपोर्ट के रनवे के काम में भी हिस्सा लिया। जी तो ये जी जी जो ये इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए भी काम आ सकता है। तो इस रनवे की और क्या खसूसियात रहे हैं और आपने ये किस तरह रनवे देख जी सर, ये रनवे जो है ना बोइंग 787 जो बोइंग तैयारा होता है एयर बैग सिस्टम पे, वो बड़ा जी। तैयारा यहाँ पे उतरने के लिए रनवे को उस तरीके से डिजाइन किया गया। अभी जो अच्छा। फिलहाल फ्लाइट्स आ रहे हैं बिल्कुल छोटे फ्लाइट्स हैं, ये 100 लोगों के अंदर के, 100 के अतरफ के, 300 से 400 लोग भी बैठ सकते हैं। वैसे जो फ्लाइट्स हैं वो भी यहाँ लैंडिंग कर सकते हैं। इस सिलसिले अच्छा। में जो डिजाइन किया गया, उसको जो फॉलो किया गया, वो एक भी जी। बहुत चैलेंजिंग वर्क था। हमारे पास एयरपोर्ट पे एक साइट ऑफिस थी हमारी, वहां पे हम जूनियर इंजीनियर के से 2 लोग थे। मैं रनवे देखता था और एक हमारे दोस्त थे वो बिल्डिंग्स देखते थे, एक क्वालिटी कंट्रोल देखते थे। तो उस तरीके से हमारा टीम वर्क था। उस वक्त हमारे असिस्टेंट इंजीनियर जनाब अजीजुद्दीन साहब भी थे, वो भी हमें बहुत हेल्प करते थे। तो हमने एक टीम बनाकर वहां पे काउंटडाउन पोस्ट लगाए थे, एक तख्ती, डेली जो है ना एक दिन कम करना उसमें, हम सुबह आते ही उसको देख के हमारा प्रोग्रेस मॉनिटरिंग करना और डेली शाम में हमारे प्रोग्रेस रिपोर्ट में कलर करना, आज का प्रोग्रेस क्या है, हम कहाँ तक अचीव हो रहे हैं, कितने % हो रहे हैं। तो इसके लिए हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और तमाम हमारे जिले के लीडर्स बहुत क्यूरियोसिटी से जल्द ओपनिंग करने के लिए कोशिश कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमने बहुत अच्छा रनवे बनाया। उसके बाद डीडीसी से जो भी डीजीसीए से दिल्ली से टीम आई और रनवे को चेक की और उसको जो है ना फ्लाइट जो आने जाने के लिए काबिल है बोल के सर्टिफिकेट दिया। उसके बाद इनॉग्रेशन हुआ और ट्रायल रन हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी वो रनवे अच्छी तरीके से काम कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये क्वालिटी, उसकी क्वालिटी जो है क्या है, उसकी रनवे की क्वालिटी सेटिस्फाई रही है? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, जो डिजाइन दिया गया था वो डिजाइन के मुताबिक हमने काम किया है। एक भी जगह पे अगर आप चेक करेंगे किसी भी जगह पे, तो आपको जो रिक्वायरमेंट होना है, जैसा कि मिट्टी के डेंसिटी रहती है, उसके बाद डांबर में जो है ना उसका बिटुमेन कंटेंट रहता है, उसका कॉम्पैक्शन टेस्ट होता है और ग्रेडेशन टेस्ट होता है, यानी कंकर किस साइज का मिलना चाहिए, ये तमाम चीजें डेली टेस्ट होते थे। तकरीबन मैं समझता हूँ 1 कमरा भर के हमारे वो क्वालिटी टेस्ट के रिपोर्ट्स हैं वो पूरे प्रोजेक्ट के। जी तो इस रनवे पे नाइट में भी फ्लाइट बिल्कुल, को भर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, नाइट लैंडिंग, नाइट टेक ऑफ होने का पूरा प्रोविजन है, उसकी पूरी लाइटिंग भी हो चुकी है। अब यहाँ की तो ट्रैफिक के ऊपर वो सब डिसीजन मुनासिर है। तो ये आपको कैसे तजुर्बा के रनवे के? आप तो दूसरे वर्क करते हैं डेवलपमेंट के, रोड नाली, लेकिन जी रनवे की तामीर का कैसे आपको तजुर्बा? हमने उसका जो है ना गवर्नमेंट का जो मटेरियल्स मिलते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स जो मिलते हैं बुक्स में, उसको फॉलो करके उसके स्पेसिफिकेशन को जो है ना पूरी तरीके से हम बाय हार्ट करके उस तरीके से हर आइटम पे हम एक अलग अलग चार्ट बनाए थे कि अगर वो सामने जब मुरम का वर्क शुरू होता है तो उसमें क्या क्या चीजें देखना चाहिए और उसकी थिकनेस कितनी होना चाहिए, उसका कॉम्पैक्शन क्या लेवल पे होना चाहिए, उसके बाद जीएसबी बोल के जो मेटल डाला जाता है वो मेटल की थिकनेस क्या होना चाहिए, उसका ग्रेडेशन क्या होना चाहिए और उसका कॉम्पैक्शन कैसा होना, उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए। उसी तरीके से उसके ऊपर का लेयर होता है WMM, उसका भी ग्रेडेशन होता है, उसका जो कॉम्पैक्शन होता है उसके भी तमाम टेस्ट कैसे कंडक्ट करना है उसको भी मॉनिटर किया जाता था। लास्ट में डांबर का जो काम होता है 2 लेयर में होता है। पहले 75 mm बिटुमिनस मैकेडम बोल के होता है, उसको फिर एक बार पूरा करने के बाद
ट्रैफिक अलाउ करके उसको चेक किया जाता है। जब वो सरफेस इंटैक्ट मालूम होता है तो उसके ऊपर जो है ना बिटुमेन कंक्रीट बोल के जो है ना 40 mm का जो है ना एक लेयर खींचा जाता है, जो टॉप लेयर ऑफ द रनवे होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीजें अल्लाह के फजल करम से जो है ना बेहतर अंदाज में की गई और वो कामयाब प्रोजेक्ट रहा गुलबर्गा के लिए। ये हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का एक देरीना ख्वाब बुद्ध विहार है, उसमें भी आपने मैंने काम किया है, तो किस बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये इनॉग्रेशन की डेट फिक्स हुई थी, बुद्ध विहार जब बना था और थोड़े आउटर्स के काम बाकी थे, अप्रोच रोड्स, इंटरनल रोड्स और जो है ना इनॉग्रेशन ऑफ बुद्ध विहार, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजिट करने वाले थे इनॉग्रेशन के लिए। उसके लिए तकरीबन 2 लाख लोगों की गैदरिंग का उनका मंशा प्रोजेक्ट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके लिए 200 हमाम खाने बनाए, 200 टेम्पररी टॉयलेट बनाए और जो है ना 2 लाख लोगों को खाने के लिए किचन का इंतजाम किया और 2 लाख लोगों के खाने के सर्व करने के लिए काउंटर्स बनाए गए जो मुख्तलिफ अंदाज में लोगों को सर्व किए गए और पानी का पूरा वाटर सप्लाई पाइपलाइन बिछाया गया टेम्पररी तौर पे, तमाम चीजें। और फिर बिल्डिंग को पूरा कलर करके डेकोरेशन करके जो ग्राउंड जहाँ पे स्टेडियम था वहां पे जो है ना 1 लाख लोगों को बैठने का इंतजाम किया गया और वो पूरा साउंड सिस्टम और जो भी स्टेज, उसके जो भी प्रोटोकॉल के चीजें थे, तमाम चीजें सक्सेसफुली कंप्लीट किए गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह खड़गे साहब ये प्रोग्राम होने के बाद काफी खुश हुए थे और हम लोगों को एक इशाइया पे बुला के हमारे साथ बहुत अच्छे अंदाज में बात करते हुए हमें मुबारकबाद पेश की थी। मैं आज बहुत खुश हूँ, इसलिए आप लोगों को बुलाया हूँ। आप लोग बहुत अच्छा काम किए, ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात थी। इसी तरीके से फिर बाद में एक बार दलाई लामा की विजिट भी थी। तो दलाई लामा की विजिट में भी तकरीबन 1 लाख लोगों की गैदरिंग थी। उस वक्त भी हमें वहां पे काम करने का मौका मिला। तकरीबन 15 दिन डे नाइट हम वहां पे काम करके वो प्रोग्राम को भी सक्सेस किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीजें हमारी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आए हैं, हमने कोशिश की है कि अल्लाह का फजल बहुत रहा है, हम मेहनत किए हैं। मगर हम शहर गुलबर्गा में कमरुल इस्लाम साहब के साथ भी बहुत से काम किए हैं। जो हमारे शहर नबार्ड का जो प्रोग्राम होता है रोड्स का, सबसे पहले हमारे दौर में कमरुल इस्लाम साहब से रिक्वेस्ट करके, क्योंकि नबार्ड का जो वर्क होता है रूरल एरिया के लिए होता है, तो हमने कोशिश की कि गुलबर्गा रिंग रोड के अतरफ रूरल एरिया को कंसिडर करके मालगत्ती, आगरगा, कपनूर वगैरह रूरल एरिया से सिटी को कनेक्ट करने के लिए जो काम है वो रोड्स हम क्रिएट करके तकरीबन 10 से 15 जो है ना हमने रोड्स जो है ना उस टाइम में डाल के एक बड़ा नेटवर्क कायम किया था। आज हम देखें तो बहुत खुशी होती है, हर गांव को कनेक्टिविटी मिली है रिंग रोड से और हमारी रिंग रोड के अतराफ की आबादी को उससे बहुत फायदा हुआ है। जी आपको देखिए ऑर्गेनाइजिंग का भी बहुत बड़ा तजुर्बा है। अभी आपने बिहार के इनॉग्रल फंक्शन की बात की, तो मैं लीडर रहता था, सब पूरे प्रोजेक्ट में मैं लीडर रहता था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ पूरी टीम रहती थी, पूरे ऑफिसर्स भी चाहते थे, इवन खड़गे साहब भी बहुत मुझे लाइक करते थे, हमेशा मेरे को मिलते ही हिंदी में बात करते थे, तमाम चीजें वो यादगार है। तो आपने हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम पसल्ला बोर्ड का जो बड़ा इजलास हुआ गुलबर्गा में, उसमें भी आपने सिटिंग अरेंजमेंट्स और बहुत सारे इंतजाम आपने खुद अंजाम दिए, ये तजुर्बा कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है ना पहले में हमारे ऑफिस में जैसे कि बुद्ध विहार में और हमारे जो गवर्नमेंट के फंक्शंस होते थे उसमें लीड लेके काम करने का एक हमारा तजुर्बा था। उस बुनियाद पे मैं जब साहिब किबला के पास जब ये मीटिंग हुई कि स्टेज का ग्राउंड की तैयारी किसको देना चाहिए, कौन वो ये है, तो उस सिलसिले में हमने अपने आप को पेश किया। अगर आप चाहते हैं तो हम जो है ना इस काम को संभाल सकते हैं स्टेज का और ग्राउंड का। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग मीटिंग में डिसाइड करके हमारी एक टीम बना के स्टेज कमेटी बोल के हमको जिम्मेदारी दी गई। वहां पे भी हमने बेहतरीन एक नक्शा बना के
तमाम लोगों को सेटिस्फाई करके मीटिंग में, फिर उसके बाद जब पुलिस वाले भी आके चेक किए प्रोग्राम से एक दिन पहले और प्रोग्राम के दिन, तमाम बैरिकेडिंग, तमाम स्टेज की इंटैक्ट होने की सर्टिफिकेट वगैरह मुकम्मल तौर पे हासिल करके हमने कामयाबी के साथ उस प्रोग्राम को लॉन्च किया। बहुत अच्छी बात रही और साहिब किबला भी उससे बहुत खुश रहे और हमारे पूरे गुलबर्गे के जिम्मेदारान भी उस काम से खुश रहे, हमें बहुत सारी मुबारकबाद भी पेश किया। तो आपने इतने बड़े बड़े टारगेट्स, हदफ को पूरा किया, तो आपके ऊपर काम का जहनी दबाव वगैरह हुआ करता था, तो आप किस तरह उससे निपटते थे? टेंशन मैं रहा जब कर जी जब भी काम का टेंशन होता था, मेरे को जी थोड़ा रिलैक्स होना जरूरी होता था, तो मैं जो जी है ना रेडियो सुनता था। उस दौर में ज्यादा रेडियो या टेप रिकॉर्ड का दौर था, मोबाइल का दौर उतना ज्यादा नहीं था, तो मैं उससे अच्छा महसूस होता था। और मैं हाँ क्रिकेट का शौकीन था, कमेंट्री सुनता था हर प्रोग्राम का, हर जो भी टेस्ट मैच होते या वनडे मैच होते, मैं पढ़ते हुए लिखते हुए भी कमेंट्री सुनता था। एक अपने अंदाज में काम करने की कोशिश करता था मेरे अंदर, मगर एक डिटर्मिनेशन होता था, कभी भी जो काम में हम हाथ डालें उसको मुकम्मल कामयाबी के साथ इख्तिताम तक पहुंचाना। हमने हाईकोर्ट में भी काम किया है, वहां पे भी इनॉग्रेशन में अपने खिदमत अंजाम दिए, वहां पे भी 3 से 4 बिल्डिंग मैंने बनाया है। फिर उसके बाद गुलबर्गा में एमएलए एमपी फंड के मुख्तलिफ एरिया जात में हमने रोड्स ड्रेन्स बना के लोगों को सहूलत करने की कोशिश की है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने बहुत अच्छी बात हमारे नाजरीन को बताई कि काम का जब दबाव हो तो आदमी को थोड़ा बहुत रिलैक्स होना चाहिए जी हाँ, और जी उसके हाँ, बाद वो दोबारा उसी एनर्जी के साथ उस काम में लग सकता है। ये आपने जी बहुत अच्छा बयान दिया। मुश्ताक साहब, आपका ताल्लुक जमीयत बागबान से भी है, जैसा कि जी मैंने आपके में बताया कि 30-35 साल से आप जमीयत जी हाँ। बागबान सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो जमीयत बागबान के तहत क्या-क्या काम किए जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत बागबान में जो है ना, ये हमारी जो जमीयत बनी 1995 में कायम की जी। गई, जिसकी हुँ, सदारत अल्हाज इलियास सेठ साहब को दी गई और हुँ, तमाम हमारे और ओहदेदारों के साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला। तो जी। मुसलसिल हमारी जमीयत में उस वक्त जो है ना फजूल खर्ची बहुत हुँ, आम थी। मिसाल के तौर हुँ, पर शादी ब्याह है, हुँ, हुँ, बैंड बाजा गाना बारूद हुँ, नाच हुँ, गाना, ये जो हुँ, खुराफात थे, इसको खत्म करने का हमने सबसे पहला बेड़ा उठाया। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल की कंटिन्यूअस मेहनत के बाद हमारे हुँ, पास ये तमाम जो है ना, जो भी फजूल खर्ची के मामलात थे, खत्म हो गए। हुँ, शादी ब्याह हुँ, में हम बैंड बाजा बंद करवाए, फिर अक़द जो है हुँ, ना मस्जिद में करना तय पाया और महर की हुँ, रकम जितनी भी हो अपनी हैसियत से तय करे, मगर नकद अदा हुँ, करे। ये हुँ, रिवाज कायम करने के बाद फिर तकरीबन 80% जो भी हमारे पास गलतियां थी, हमारे जो भी फजूल अखराजात थे, रुक गए। हुँ, उसी के साथ साथ जब डेवलपमेंट की सोचने की बात आई, तो हमने सोचा कि कैसा इस तरीके से डेवलपमेंट लाया जाए, हमारी बिरादरी को कैसा सुधार करना चाहिए। तो कोई हुँ, भी जमात चलने के लिए, कोई भी एसोसिएशन चलने के लिए उसका दारोमदार होता है फाइनेंस। बगैर हुँ, फाइनेंस के कोई कमेटी कामयाबी के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। तो अच्छा। मुसलसिल हमने मेहनत की, रोजाना 2 रुपए फी दुकान से या फी घर से चंदा लेने हुँ, की एक स्कीम निकाली। एक बच्चे को हम उस पे नौकरी पे रखे, तमाम बिरादरी के अहबाब से, घर से भी और दुकानों से भी चंदा लेके हुँ, पैसा जमा करना शुरू किए। तकरीबन हुँ, 1.5 से 2 लाख रुपए हमारे पास 1 से 1.5 साल में जमा हो गए। तो अच्छा। हमने सोचा इसको कैसा इस्तेमाल करें, फिर इसको कैसा डेवलप करें। तो हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह आगरगा रोड पे एक जमीन का सौदा हो रहा था, 20 एकड़ जमीन। तो वहां पे हुँ, हमने वो जमीन को देखा, फिर उसको खरीदने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह हुँ, उसमें कामयाब हुए। वो जमीन खरीदने की वजह ये थी कि हमारे पास बहुत से गरीब लोग हैं जो जरूरतमंद हैं, जिनके घर वगैरह नहीं है। उन लोगों हुँ, को जो है ना प्लॉट्स नो लॉस नो प्रॉफिट बेसिस पे इजी हुँ, इंस्टॉलमेंट डेली 10 रुपए उन्हें भरना। उसके बाद जो हुँ, है ना 16,500 में 30 बाई 40 फीट का प्लॉट जो है ना हुँ। दिया गया। कितने तकरीबन प्लॉट? 400 प्लॉट हमने वहां पे डाले
और जो भी जरूरतमंद थे, जो भी लोग अप्लाई करे, एप्लीकेशन दिए, उनको मेंबर बना के उसमें लक्की ड्रा के जरिए, कोई इसमें कोई आगे पीछे की बात नहीं, पूरे लोगों के सामने लक्की ड्रा किया गया, जिसको जो प्लॉट उठता है नंबर का वो प्लॉट उनको दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जो है ना कि एक प्लॉट की कीमत 15 से 20 लाख रुपए चल रही है। ये एक हमारे लोगों के लिए हमने बहुत सी मेहनत के बाद एक तोहफा दिए थे जो आज भी कायम है। उसी के साथ साथ सरमद साहब, हमारे पास थोड़े गरीब लोग, बेवा लोग, यतीम लोगों की जरूरत भी महसूस की गई, तो उनको हमने लिस्ट किया सर्वे करके, तो 110 लोग तकरीबन निकले उस दौर में। तो वहां से हमने उनको भी माहवारी पेंशन देने की स्कीम बनाई। उसके लिए हम जमीयत बागबान में ये इसमें जब बैतुल माल अभी नहीं कायम हुआ था, तो बकरीद की ईद का जो चमड़ा होता है गाय का, बकरे का, वो चमड़े की रकम जमा करके सालाना उनको हम सालाना पेंशन, महीना पेंशन देना शुरू किए। 110 रुपए से 100 रुपए से शुरू किए पेंशन, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 300 रुपए पर मंथ जो है ना एक को पेंशन दे रहे हैं। तकरीबन 120 से 130 लोग उसमें पेंशन हासिल कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम मुसलसिल ये काम चलता रहा। अब डेवलपमेंट की बात हो रही है तो फिर हमारा एक पुराना अशरखाना था महल्ला बागबानपुरा में, जो आप देख चुके हैं। जब कमरुल इस्लाम साहब जब एमपी चुने गए थे जनता दल से, तो हमने उनसे गुजारिश की कि भाई ये अशरखाने को हम तोड़ के कम्युनिटी हॉल बनाना चाह रहे हैं, आप अपने फंड से पैसा दीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारी बात को रखते हुए 7 लाख रुपए उस दौर में हमारे कम्युनिटी हॉल के लिए मंजूर किए। फिर गवर्नमेंट से हम 3 मंजिला इमारत आरसीसी जो है ना वहाँ पे आशुरखाने की जगह पे मुकम्मिल कर लिए हैं। वहाँ पे आज दीनी मदरसा चलता है, टेलरिंग सेंटर चलता है, मुख्तलिफ जो है प्रोग्राम्स के लिए वो कम्युनिटी हॉल इस्तेमाल में है। ऐसे ही प्रोजेक्ट हमारे पास चलते रहते हैं। दीनी मदरसे का भी जहाँ तक ताल्लुक है, ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। जब हमारी जमीयत बनने के बाद हमारे पास जो नौजवान कौम थी उस दौर में, वो दीन से बहुत दूर थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं फख्र के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे नौजवान तकरीबन 90% हाजी हैं, उम्रा अदायगी कर चुके हैं, 5 वक्ता नमाजी हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े फख्र की बात। उसका जो बेहतर बैकग्राउंड है, उसका ये वजह कैसा क्रिएट हुई, तो हमने तालीम बालिगान शुरू किया अशरफ खाने में। रात में 11 बजे से दुकान बंद करके खाना खा के आना, वो लोग 11 से 12, साढ़े 12, 1 बजे तक हाफिज कासिम साहब ने खिदमत दिए। दरगाह के पेश इमाम हमारे पहले के नाम याद नहीं आ रहा मुझे जी, हाँ जी साहब उन्होंने। फिर उसके बाद जो है ना हाफिज कासिम साहब बहुत ज्यादा खिदमत अंजाम दी है। मुसलसिल वो बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता किए, कुरान मजीद की तालीम दिए, नमाज का सिखाया, रोजे का सिखाया। आज वो बच्चे आज हमारे एज के हैं और हमारे लिए बहुत फख्र महसूस होता है उनको देखने के बाद। 5 वक्ता नमाजी बने हैं, घर का माहौल चेंज। इस तरीके से बहुत से चेंजेस हमारी सोसाइटी में लाने की हमने कोशिश की है। जी जी। अब ये आपने खवातीन के लिए टेलरिंग सेंटर, मेहंदी कोर्स वगैरह भी शुरू किया है? जी हाँ, इसके लिए हमने मुसलसिल कोशिश करके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 3 बैचेस जो है ना 40-40 खवातीन की वहाँ पे टेलरिंग का जो है ना हुनर सीखे हैं, मेहंदी डिजाइन का हुनर सीखे हैं, और कई लोग उससे खुद जो है ना मुक्तफी होके जो है ना अपना घर बार संभालने की पोजीशन में है। इसका हमारे को बैक रिपोर्ट भी आई है कि वो लोग बहुत खुश हुए, इससे उनके घर के जो भी मसाइल थे हल हुए हैं। ये स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई के लिए भी प्रोग्राम जमीयत बागबान के करता है। जी हाँ, मुसलसिल हम जब से जमीयत में काम कर रहे हैं, तकरीबन एक 15 साल से जो है ना ये स्कीम भी चल रही है। हर साल जो है ना बच्चों को जो 10th पास होते हैं, जो पीयूसी पास होते हैं और जो डिग्री पास होते हैं, और जो लोग अचीवमेंट्स करते हैं जैसा कि नीट करके एमबीबीएस के एडमिशन लेते हैं या इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, वैसे बच्चों को हम हिम्मत अफजाई करते हुए
उन्हें सालाना एक बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद करके उनको अवार्ड्स पेश करते हैं और उनकी तहनीत करते हैं। और उस मौके पे अच्छे जो है ना ट्रेनर जो होते हैं एजुकेशन के, उनको भी बुलाया जाता है, सहाफ़ी हजरात को भी बुलाया जाता है। तो उस मौके पे बच्चों की अच्छी तरबियत का भी एक नज़्म कायम किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत से बच्चे आगे आ रहे हैं। अभी परसों मैं आपको एक याददाश्त का आई मेरे को, एक हमारी करीबी रिश्तेदार की बच्ची है जो है ना जापान जाकर आई। अच्छा। अभी वो पीयूसी में है, 8 से 10 के पीरियड में। एक जो है ना सेल फोन जो है ना वाकर, स्मार्ट वाकर, एक जो है ना कुर्सी बनाई अपने नाना के लिए। उनको नाना को फालिज हुआ था, तो उन्होंने अच्छा। महसूस किया कि इनको तकलीफ दूर करने के लिए खुद से वो एक अच्छी स्मार्ट वाकर, जिसमें जीपीएस फिट किया गया, जिसमें पानी का बोतल, दवा का डब्बा और जो है ना मशीन से चलने वाली, उसको अच्छा। उठा के हाँ। रखने की जरूरत नहीं पड़ती। उस तरीके से डिजाइन करके स्टेट लेवल में फर्स्ट आई। स्टेट से फिर इंडिया लेवल में भी सेलेक्ट हुए आउट ऑफ 25। फिर इंडिया लेवल में भी सेलेक्ट होके जापान के लिए लास्ट मंथ में जाके वहां पे परफॉर्म करके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो हाँ, बच्ची भी मैं हमारी बिरादरी से ताल्लुक रखती है। इंशाअल्लाह उसका भी सम्मान अब ये मैं आगे महीने में हम बच्चों का जब रखेंगे प्रोग्राम अवार्ड्स का, तो इंशाअल्लाह वो बच्ची को भी हम अवार्ड से नवाजेंगे। जी, ये आप आज तो बागबान बिरादरी के जो बच्चे लड़के लड़कियां हैं वो तालीम में बहुत आगे आ चुके हैं, लेकिन जी जो आपका दौर था उस जमाने में बहुत कम, मैं समझता हूँ कि इंजीनियर, बल्कि एक दो इंजीनियर या जी डॉक्टर हुआ करते थे। जी तो आपके घर में क्या, अब आपके साहबजादे भी डॉक्टर हैं, तो जी आपके घर में आप पहले इंजीनियर हैं या और भी कोई हुए हैं? जी, मेरा छोटा लड़का भी एमटेक इंजीनियर है। अच्छा, नहीं आपसे पहले कोई नहीं हुए? हमारे से पहले आप मेरे वालिद साहब खुद तो इंजीनियर, सिविल इंजीनियर थे, जिसकी अच्छा, बिना पर हाँ। हम जो है ना ये इंजीनियरिंग लाइन में आए, जी जी जी, वरना हाँ। हम भी कारोबारी लाइन में जाना होता था। बहरहाल और अल्लाह का फजल हुआ, हमारी एक फैमिली उस दौर में सरमद साहब एजुकेशन में थी। हमारी खासकर अच्छा, एक फैमिली, हमारा कोई आपके बिजनेस नहीं है मार्केट में हमारी फैमिली नहीं, का। आपके जमीयत बागबान में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, लेकिन जी आप इधर सरकारी मुलाजिमत में आए हैं, तो क्या जी आप मुतमईन हैं इससे? जी, क्या आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाहिश एक बड़ा बिजनेसमैन बनूं या कुछ ऐसा, या इसी काम से आप मुतमईन हैं? नहीं नहीं, जो काम हमको अल्लाह की तरफ से मिला है उसको हम जो है ना बहुत बड़ी हमारे लिए मशाल राह समझकर उस पर अमल किए हैं और लोगों की कौम की खिदमत करने की कोशिश किए हैं। और उसी के साथ साथ हमारे घर वालों की भी हमने खिदमत करने की कोशिश की है। आखिर में हम साथ ही साथ हमारे बिरादरी का भी जो है ना साथ देते हुए हमारे जो भी हमारी सलाहियतें हैं वहां पे भी जी, लगाकर हमने बिरादरी के लिए भी काम करते हुए आए हैं। इंशाअल्लाह ता हयात हम वो काम जारी और सारी रखने की इरादा रखते हैं। मुश्ताक साहब, जमीयत बागबान ने रिजर्वेशन के लिए जमीयत बागबान को एक बहुत बड़ा जी काम किया, वो उसमें जी क्या कामयाबी मिली या कहाँ तक वो प्रोसेस हुआ? सरमद साहब, वो जब मालिक गुत्तेदार साहब सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे, उस जी। वक्त हमने ये रिजर्वेशन के काम का बेड़ा उठाया था। पूरे कर्नाटक लेवल से तमाम डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन 12-13 डिस्ट्रिक्ट में हमारे बिरादरी के लोग ज्यादा हैं, तो तमाम लोगों को जोड़कर हमने बेंगलोर में मालिका गुत्तेदार साहब के साथ मीटिंग की है, उनके पूरे सेक्रेटरीज के साथ। वहां पे मालिका साहब खुद बोल दिए कि ये लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, इनका जो डिमांड है ओबीसी में शामिल करने का ये बहुत करेक्ट है, इसको कर दो। तो उनके सेक्रेटरी नहीं साहब, हम बैकवर्ड क्लास कमीशन रवि वर्मा कुमार के कायम किए हैं। 1 साल में उसकी रिपोर्ट आने वाली है, अब सर्वे चल रहा है। हम जल्द से जल्द पहले गुलबर्गा भेज के सर्वे करा के पक्का काम करेंगे बोल के उन्होंने आश्वासन दिए। मालिक साहब उस मौके पे एक बात अच्छी कही थी, अगर मेरी मिनिस्ट्री भी जाती है तो मुझे कोई गम नहीं, अगर ये लोगों को हेल्प होती है तो ये रिजर्वेशन का काम करो, बल्कि अपने सेक्रेटरीज को हमारी मीटिंग में बोला था ये बात। लेकिन फिर भी रवि वर्मा कुमार की रिपोर्ट वो सर्वे के लिए आए गुलबर्गा में। हमने हमारे मोहल्ले का सर्वे कराया, हमारे मार्केट का सर्वे कराया,
उन्होंने हमारे खवातीन से इंटरव्यू लिया, जेंट्स से, बच्चों से, तमाम इंटरव्यूज लिए कि तुम लोगों की जिंदगी कैसी है, कारोबार क्या है, तुम कैसा पकाते, हमारे किचन तक ले जाके बताए हम। पूरा वीडियोग्राफी हो गई। और हमारे जो रिश्ते होते हैं आपस में क्यों होते हैं, दूसरों से क्यों नहीं होते, तो हम बताए कि हमारे पास एजुकेशन की कमी है और हमारे पास लोग डेवलप होके आगे नहीं आने की वजह से दूसरे लोग जो अदर देन बागवान है हमारे करीब नहीं आते, इसलिए हमारे लोग हमारे हमारे में रिश्ता करने की कोशिश करते हैं। ये एक रिवाज चल रहा है। तो उन्होंने उस वक्त पूछा था क्या तुम्हारी मस्जिद अलग है क्या? नहीं, मस्जिद अलग नहीं है, मस्जिद एक ही है। ये हम उनको जवाब दिए थे। तो तकरीबन बहुत कोशिश की। हमारे जो है ना यादगीर के एक हमारे लीडर है ना काडलूर साहब, काडलूर साहब उस टाइम पे मेंबर थे। फिर हम उनको परस्यू किए ये मैटर, देखो भाई जो भी होता है इसमें आप मेंबर हैं, हमारे लिए ये कोशिश कीजिए। मालिकिया साहब तो बोले हैं और रवि वर्मा कुमार की रिपोर्ट भी पूरी हम दे यहाँ से करे हैं। तो उन्होंने बोले 100% हो रहा है लिया सेट, आप बेफिक्र रहो बोल के हमारे को आश्वासन दिए। मगर अफसोस वो रिपोर्ट आने के बाद हमारे को वहां पे जगह नहीं दी गई, जिसकी वजह से आज तक हम लोगों को थोड़ी तकलीफ है। मगर फिर भी जो है ना महाराष्ट्र में जो है ना नेमुल बदल की एसएससी तत्सम बोल के वहां के लोग जो है ना रिजर्वेशन ओबीसी में हासिल कर रहे थे। तो वो मैटर को हम यहाँ पे हमारे तहसीलदार वगैरह से मिलके हमारे स्टेट में कोशिश करने के बाद वो लोग भी थोड़ा कन्विंस होके हमको जो है ना माली बोले तो ये तत्सम अब बागवान ही होता है, आप तो साहब ही हैं, वो आपको तो मालूम होता है। तो वो बुनियाद पे हम अब कुछ लोगों को, नौजवान बच्चों को सालाना हम सर्टिफिकेट दिला रहे हैं और रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हैं। इंशाल्लाह आगे आने वाली सर्वे में बैकवर्ड क्लास कमीशन की इंशाल्लाह फिर एक बार हम अच्छी तरीके से कोशिश करके वो भी एक अचीवमेंट करेंगे। मगर सेंट्रल गवर्नमेंट की श्याम सुंदर कमीशन की रिपोर्ट, कमीशन जो है ना बेंगलुरु आई हुई थी एक 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब जब्बार डॉक्टर साहब हमारे जिंदा थे। न्यूज़पेपर में मैं देखा दक्कन हेराल्ड में, तो न्यूज आई कि कल कमीशन के सामने जो भी इजात वाले हैं आके हाजिर हो सकते हैं, अपना मुद्दा रख सकते हैं। फौरन मैं और जब्बार डॉक्टर साहब दोनों मिलके चालू टिकट में सरमद साहब उद्यान से आधी आधी सीट पे बैठ के जाके दूसरे दिन अपीयर हुए। वो कमीशन के सामने हम इतना गिड़गिड़ा, इतना हमारा मुद्दा पेश किए। तो श्याम सुंदर कमीशन के जज जो थे ना, उन्होंने कहा आपका काम हो गया, मैं बोल रहा हूँ ना आप प्लीज बैठ जाओ बोल के बोला। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेंट्रल ओबीसी में हमारा नाम आया है, आप गजेट देख सकते हैं। वो एक फायदा हमारे लोगों को हो रहा है। इंशाल्लाह वो बुनियाद पे फिर यहाँ भी स्टेट में भी हम लेने की कोशिश करेंगे। जी जी, तो अब आपसे बहुत तवील गुफ्तगू हुई, तो मैं चाहूंगा कि आइंदा के क्या अज़ाइम है आपके, क्या मंसूबे हैं, कुछ इस पे इज़हार ख्याल हो सकता है? आइंदा के लिए अब तो मैं रिटायर्ड हुआ हूँ, मेरा ज्यादा वक्त जो है ना सोसाइटी के डेवलपमेंट पे ही रहेगा। फिर हमारी कौम के जो भी बुनियादी काम है, जैसा कि अब जो मामले चल रहे हैं वक्फ के वगैरह, पर्सनल लॉ के तहत जो भी कमेटियों के तहत, उसमें भी मैं जितना भी चाहूँ हिस्सा लेके उसमें भी फाइट करके हमारी कौम के लिए काम करने का इरादा रखता हूँ। और हमारी बिरादरी के लिए एक स्कूल कायम करने का हमारा देरीना ख्वाब है। इंशाल्लाह उस पे भी काम करेंगे और जो है ना अमल करने की कोशिश करेंगे। जमीयत बागबान के लिए क्या कोई कम्युनिटी हॉल, शादी खाना वगैरह नहीं है गुलबर्गा में? हाँ जी, शादी खाने के लिए इंशाल्लाह हम काम करेंगे। वहाँ हम जो प्लाटों की स्कीम की है वहाँ पे थोड़े प्लाट हम रखे हुए हैं आम पब्लिक यूज के लिए। तो वो प्लाटों में इंशाल्लाह हम शादी खाना और एक मस्जिद बनाने का प्रोग्राम रखे हैं। इंशाल्लाह उस पे भी अमलावरी होंगी बहुत जल्द से जल्द। कि जमीयत बागबान के कब्रिस्तान के लिए भी एक अराजी ली गई है, क्या उसको डेवलप और तदफीन वगैरह हो रही है? जी, तदफीन हो रही है सरमद साहब। 5.25 एकड़ जमीन है पूरे हगर का मेन रोड पे। तकरीबन आज की डेट में उसकी कीमत 6 करोड़ रुपए हो सकती है। वो जमीन में हमने 2 एकड़ में जो है ना पूरा कब्रिस्तान का लेआउट डाला है। कब्रों को मार्क करके, झाड़ लगा के, तकरीबन साफ सफाई करके अब तकरीबन वहाँ 25 से 30 जो है ना मैयतें खबर बने हैं।
इंशाअल्लाह वो डेवलपमेंट के लिए भी हम ऐलान कर चुके हैं। तो हमारी आबादी ज्यादातर ओल्ड सिटी में होने की वजह से वो ज्यादा अभी फिलौकत इस्तेमाल में ज्यादा नहीं आ रहा है। रिंग रोड के अतराफ के लोग जो भी हमारी बिरादरी के हैं और इवन कुछ गैर बिरादरी के लोग भी वहाँ पे मदफून हैं, इसलिए हम वो भी चीज कंसिडर कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो कब्रिस्तान भी डेवलप होगा और वहाँ पे और कुछ एक मस्जिद बनाने का भी एक प्रोग्राम प्रपोजल आया है, उस पर भी गौर चल रहा है। इंशाअल्लाह वो वहाँ पे भी एक मस्जिद भी बनाई जाएगी। ये आपने जमीयत बागबान के बैतुल माल के बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने सुना हाँ कि एक डब्बा जी सिस्टम हुआ करता था जिसमें पैसे जमा किए जाते हैं, जी हाँ क्या जी है हाँ। वो? हाँ, तकरीबन एक 5 साल से हमारा बैतुल माल चल रहा है साहब। उसके लिए हमको रकम किस तरह जमा करना है, हमने जो सोचा, ये इच्चल करंजी महाराष्ट्र में ये स्कीम जारी थी। जब अच्छा, वहां हम एक मीटिंग में गए थे तो हमने देखा कि इस तरीके से वहाँ बैतुल माल कायम है और अच्छा सा पैसा जमा करके कुछ वर्क हो रहा है। तो हमने भी उस तरीके के डब्बे बनाकर हर घर को और हर दुकान पे एक एक डब्बा दिया और रोज की चाबी हमारे पास रहती है। उनको कह दिए गए कि रोजाना 10-20 आप जितना भी डालना है डालिए, आपके ऊपर डिपेंड है, मिनिमम 10 रुपए डालना है आपको। ये स्कीम के अच्छा, तहत हम डब्बे तमाम लोगों को तकसीम किए। तकरीबन जो है ना महीना उसका कलेक्शन होता है 80 से 1 लाख रुपए तक। अच्छा, फिर वो रकम को हम जो है ना 3 मद में इस्तेमाल करने का फैसला किया है हमारी जमात और हमारी बैतुल माल कमेटी मिलकर। वो जो है ना, एक है शादी ब्याह, गरीब लोगों की जो जरूरतमंद होते हैं उनको उसमें इमदाद दी जाती है। दूसरा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब हैं, जिनकी फीस के प्रॉब्लम्स हैं, एडमिशन्स के प्रॉब्लम है, ड्रेस और बुक्स के प्रॉब्लम है, उनको उसके लिए उनकी जरूरत के हिसाब से इमदाद की जाती है। तीसरा, ऐसे लोग जो बीमार हैं, सडन उनके एक्सीडेंट्स हुए हैं या कोई बड़ी बीमारी है जिसके लिए पैसा ज्यादा लग रहा है, तो उनके लिए भी हम ये इमदाद देते हैं। तो उसके लिए हम एक निज़ाम कायम किए हैं, वो एप्लीकेशन देना है हमारे बैतुल माल के चेयरमैन के पास। वो हमारे पास 3 दिन के अंदर फिर एक उसकी मीटिंग होती है। वो मीटिंग में हमको डिसाइड किया जाता है कि भाई इसको कितने रकम इमदाद के तौर पर देना है। तो इंशाल्लाह शादी ब्याह में तो रकम देते हैं हम, और जो है ना बीमारी के लिए रकम देते हैं। जब स्कूल की फीस की या एडमिशन की बात आती है तो हमारा नुमाइंदा जाके, जो स्कूल में वो लोग एडमिशन ले रहे हैं या फीस भरना है, वहां पे जाके डायरेक्ट जो है ना वो बच्चे की फीस भरी जाती है, बुक्स के लिए पैसे दिए जाते हैं और एडमिशन्स के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। इस तरीके से हमारा काम बैतुल माल का चल रहा है। जी। तो ये आपने बहुत पूरी तफसील बयान कर दी। दौरान गुफ्तगू आपने बताया कि फजूल खर्ची, खुराफात जो होते हैं उसको खत्म कर दिए गए। जी तो हाँ वो जी हाँ। जो खर्ची का रुपया बचता है, आज भी हम देखते हैं कि मस्जिद में निकाह हो रहा है लेकिन फिर शादी खाने में शान और शौकत की शादियां हो रही है। तो जी उस तरह के फजूल खर्ची को बचाकर मिल्लत के तालीमी, बीमारों की, मोहताजों की मदद के लिए वो पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी कोई बिल्कुल। तहरीक चलाई थी क्या जमीयत की? या हम एक तहरीक शुरू किए थे सरमद साहब कुछ साल पहले, जिसमें अखद में खाना बंद की हमने कोशिश की। सिर्फ घर पे खाना पकना थोड़ा बहुत, खास रिश्तेदारों के लिए, दूल्हा दुल्हन के, और जो है ना मस्जिद में अखद होना, विदाई हो जाना। वलीमा अगर करना चाह रहे हैं लड़के वाले तो कहाँ पे भी अपनी हैसियत के हिसाब से कर सकते हैं। वो तकरीबन एक 6 महीने तक मुसलसल कोशिश की गई, चलता रहा, लेकिन बाद में उस पे हमको जम के काम करने के लिए तकलीफ होने लगी। हर वक्त में, हर महफिल में वक्त से पहले जाकर कोशिश करना पड़ रहा था, और जब डेट ली जाती शादी की उस वक्त से फॉलो करना पड़ रहा था, जो दुश्वार हो रहा था। तो लोग हमारे से थोड़ा उस पे नाराज होने लगे थे, तो थोड़ा उसमें रियायत दी गई कि कम से कम एक खाना एक मीठा करो, मुख्तसर करो, फजूल खर्ची मत करो। तो वो रिवाज थोड़े दिन से चल रहा है, फिर भी बात जगह उसका भी जो है ना उल्लंघन होते रहता है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि फजूल खर्ची ना हो। हमेशा हमारे जब भी अक़्द होते हैं तो मस्जिद में इमाम साहब को यही डायरेक्शन देते हैं कि फजूल खर्ची के बारे में ज्यादा ज्यादा बताएं। तो कोशिश है
फिर भी बाद लोग जो है ना एतराज कर रहे हैं। हमारी कोशिश तो जारी है इंशाल्लाह। नहीं भाई, मेरा कहने का मतलब ये कि मोहताज जो जरूरतमंद बहुत लोग हैं समाज में, मिल्लत में, आपके खुद जमीयत बागबान में, तो उनके जी लिए हम ये फजूल खर्ची का जो पैसा है अगर वो जी कामों में लगा तो एक माशरे की समाजी माशी तरक्की भी हो सकती है और एक अच्छा पैगाम जा सकता है माशरे में, इंशाल्लाह। आई जा सकती है। इस तरफ तमाम मुसलमानों को गौर करने की जरूरत है। अब देखिए बिल्कुल। कि डेकोरेशन पर 10-10 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं शादियों में। बेशक हालांकि बेशक। वो 10 लाख में 2-4 लड़कियों की, गरीब लड़कियों की शादियां हो सकती हैं, उसी स्टेज जी पर हो सकती हैं। जी लेकिन जी ऐसी समाजी इस्लाह का काम करने की तरफ तवज्जो नहीं है और लोग जी झूठी शौकत का मुजाहरा करने के लिए इस तरह के जी काम करते हैं। तो जी एक जी। बड़े पैमाने पर इसको एक तहरीक चलाने की जरूरत है। तो इंशाल्लाह। बेहद शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया और ज़्यादा जी से 1 घंटे तक मुसलसिल अपने तजुर्बात, मुशाहिदात बयान करते रहे। हम आपके शुक्रगुजार हैं। इंशाअल्लाह फिर प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तो इंशाल्लाह। अब एक हम यही शुक्रिया मुकम्मल शुक्रिया करें। आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें सेलेक्ट किए हमारे जी, तजुर्बात आपके सामने पेश करने के लिए। बहुत बहुत जी, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।